नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, बिग अपडेट आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट का अभी जारी हुआ एफएक्यू नोटिस। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा अभी एनटीपीसी का एफएक्यू जारी कर दिया है। खुद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अभ्यर्थियों के सारी समस्याओं का समाधान बताया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, ये रहा एफएक्यू। यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न एफएक्यू सीए नंबर 05/2024 स्नातक हिंदी। तो दोस्तों, यहाँ पे एफएक्यू जारी कर दिया गया है। एक एक करके सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि आवेदन कब से प्रारंभ है, तो 14/9/2024 से स्टार्ट है। आपका भुगतान सहित आप जमा करने की अंतिम तिथि जो रखा गया है 15/10/2024 रखा गया है। वही दोस्तों, संशोधन की तिथि भी बता दिया गया है। संशोधन आप 16/10/2024 से 25/10/2024 तक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसे करने के लिए आपको 250 रुपये पे करने होंगे संशोधन शुल्क। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत से व्यक्ति पूछ रहे थे कि मैं बी अपेयरिंग हूँ, मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका भी यहाँ पे आ चुका है। मेरे अंतिम परिणाम 13 अक्टूबर के बाद में आने की उम्मीद है, क्या आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब यहाँ पे देख सकते हैं। क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है? नहीं, साफ साफ बता दिया गया, नहीं कर सकते हैं। निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने का पात्र नहीं है। उम्मीदवार के पास इस सीएन के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो यहाँ पे लास्ट डेट है 13 अक्टूबर तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का, अगर उस तिथि तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 13 अक्टूबर के बाद अगर 14 अक्टूबर को भी आपका रिजल्ट आता है तो इस फॉर्म को आप लोग नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ रेलवे ने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे खाता बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पे डिटेल्स दे दिया गया, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया छठे नंबर पर कि मैं CN 01/2024 में खाता बनाया है, क्या मुझे CN 05 के लिए एक और खाता बनाना है। तो दोस्तों, नहीं। आप लोग बता दूँ कि अगर रेलवे के 2024 में कोई भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, चाहे RPF का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, LP का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, कोई भी अप्लाई किए हैं, तो आपको आपका क्रिएट अकाउंट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्म भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं खाता बनाने के लिए प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, जैसे मोबाइल नंबर है उस पर आपका यहाँ पे OTP जाएगा, ईमेल आईडी पर जाएगा, सारे डिटेल्स पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे खाता से संबंधित है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं क्या आवेदन भरने के लिए मोबाइल उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको मोबाइल से अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर आप मोबाइल से अगर फॉर्म भरते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है, एप्लीकेशन मॉडल कुछ विशेषताएँ मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम नहीं करेगी, इसलिए डेस्कटॉप या लैपटॉप के उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे उनको थोड़ा बताया जा रहा है कि मोबाइल से प्रॉपर जो वेबसाइट है वर्क नहीं करता है, इसलिए आपको दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप से आप फॉर्म अप्लाई करें। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है, तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद में दोस्तों मेन जो यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे 12 नंबर पर पूछा गया है कि कौन कौन से लेवल के यहाँ पे वैकेंसी आए हैं। तो इसमें 2 लेवल है, लेवल 5 और 6 के हैं। क्या मैं अन्य पद के लिए समान आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन पूरा कर सके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मैं अलग अलग वेतन स्तरों के लिए अलग अलग आरआरबी में आवेदन कर सकता हूँ। तो नहीं। जैसे कुछ अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि सर लेवल 6 के हम कोई और जोन में भरेंगे, लेवल 5 के लिए कोई और जोन में भरेंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको एक ही जोन में अप्लाई करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या मैं एक से अधिक आरआरबी में आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, आप एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई अन्य जोन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी कड़ी सजा भी है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपका तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा, साथ साथ ही आपको आरआरबी और आरआरसी के सभी भावी परीक्षाओं में वंचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कभी भी भूल करके आप डबल आवेदन नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, क्या मैं एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन कर सकता हूँ। तो बिल्कुल नहीं। जब भी आप आवेदन कर सकते हैं तो एक ही करेंगे, आपको 2 आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही आवेदन में सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि मैंने लेसिक सर्जरी करवाई है, क्या मैं आवेदन करने योग्य हूँ। तो दोस्तों, जिस पोस्ट के लिए A1 A2 A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, लेसिक वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर B1 B2 चिकित्सा मानक वाला जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। जैसे यहाँ पे जो CCTS का पोस्ट है, स्टेशन मास्टर का है, गुड्स गार्ड के है, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। पर वही दोस्तों AA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे अगर आप लेसिक सर्जरी करवा रखे हैं। उसके बाद दोस्तों आधार सत्यापन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आधार सत्यापन आपको क्यों कराना आवश्यक है यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है।
उसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसके बारे में बता दिया गया है कि आपको क्या क्या अन्य आपके पास में है तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है मैंने अपना नाम के पहले ही बदल लिया है तो मुझे कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों अगर आपके नाम चेंज हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन कर दिया गया है आवेदक के पास नाम परिवर्तन करने के लिए राजपत्र, अधिसूचना या प्रासंगिक कानूनी दस्तावेज होना चाहिए। तो दोस्तों आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा कोई गेस्टेड ऑफिसर से कि हाँ मैंने ये चेंज करवाया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट में क्वेश्चन है यदि मैं अपना खाता ऑनलाइन करने के लिए पासवर्ड भूल गया तो मुझे क्या करना होगा। तो दोस्तों फॉरगेट पासवर्ड कर करके आप रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या मैं पासवर्ड बदल सकता हूँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या मैं अपना चयनित आरआरबी बदल सकते हैं? नहीं दोस्तों, अगर आप एक आरआरबी चुन ली हैं, फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू कर रही हैं, अभी अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कितने बार आप एडिट कर सकते हैं, पर दोस्तों जब फाइनल सबमिशन करने के बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण निःशुल्क रेलवे पास के लिए कौन पात्र है। तो दोस्तों यहाँ पे निःशुल्क पास के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार है वो एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण के लिए दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए असमर्थ हूँ तो दोस्तों यहाँ पे जो जाति के लिए यहाँ पे जो फाइल साइज रखा गया है 500 के से कम होना चाहिए, अगर उससे अधिक है तो आपको यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों ईबीसी क्या है तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है जिनका वार्षिक आय 50,000 से कम है वो ईबीसी कोटे के अंतर्गत आएंगे, बीपीएल कार्ड धारक होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ईबीसी उम्मीदवारों के लिए क्या लाभ दिए गए जाते हैं, तो यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों ईबीसी से संबंधित है, उसके बाद अन्य यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। और यहाँ पे बताने का चलता हूँ दोस्तों रियायत सेल के बारे में, जो पीडब्ल्यूडी है, ये एक सर्विसमैन है, ट्रांसजेंडर है, इनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है उसमें रियायत दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है कि दस्तावेज सत्यापन के समय एनओसी किसे प्रस्तुत करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर दिया गया साफ साफ कि भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्हें पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है या सेवारत है, रेलवे कर्मचारी है, एसआरआई और केंद्र राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवारत कर्मचारी को दस्तावेज सत्यापन के समय एनओसी प्रस्तुत करना चाहिए। दोस्तों अगर कहीं भी आप सरकारी जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट की आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपको एनओसी देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अभी आप लोग को एनओसी की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं तो इसके लिए ऑफिस में आप इन्फॉर्म कर दें और फॉर्म जो अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आप और फॉर्म भरने के लिए कार्यालय से आदेश जरूर ले लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 46 नंबर, आवेदन में मैट्रिकुलेशन ही दिखाई दे रहा है, मैं अपनी अन्य योग्यताएं कैसे जोड़ूं। तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर दिया है योग्यता के लिए अन्य प्रासंगिक योग्यता का चयन करें, योग्यता विवरण भरें और जोड़ो बटन पर क्लिक करें। तो दोस्तों ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आप अपना ग्रेजुएशन की डिटेल्स दे सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे मेंशन किया गया है यदि मैट्रिक और अन्य योग्यता प्रमाण पत्र पर केवल उत्तीर्ण होने की महीना और वर्ष ही उपलब्ध है तो मुझे आवेदन में कौन सी तारीख दर्ज करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि यदि आपको सिर्फ महीना और वर्ष मेंशन है तो उस महीने की अंतिम तारीख यहाँ पे उल्लेखित किया जा सकता है। जैसे मई 2023 है तो आप यहाँ पे 31/5/2023 यहाँ पे उल्लेखित कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में चरण क्या क्या है, तो दोस्तों आप लोग का क्या क्या स्टेज से गुजरना पड़ेगा यहाँ पे देख पा रहे होंगे। प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी होगा, उसके बाद द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित सीबीटी परीक्षा होगा, कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, कंप्यूटर आधारित अंकन कौशल परीक्षण होगा यानी दोस्तों सीबीएटी, और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा कुछ पोस्टों के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल जांच होगा। आगे देख सकते हैं सीबीटी का प्रतिरूप और पाठ्यक्रम क्या है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में पूरा मेंशन है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नकारात्मक अंकन होगा क्या, तो 1/3 है, यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया गया है। मुझे अपनी परीक्षा के लिए अपनी भाषा का चयन कहाँ करना चाहिए, तो उम्मीदवार व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ में अंतर्गत आप ड्रॉप लाइन मेनू में उपलब्ध 15 भाषाओं की सूची में से एक भाषा चुन सकते हैं। तो दोस्तों जब आपका एग्जाम होगा उस समय आपको भाषा दिया जाएगा, 15 भाषा रहेंगे, जो भाषा आपकी पसंद हो, जिस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं वहाँ पे पसंद कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रश्नों के लिए मुझे किस से संपर्क करना चाहिए, तो दोस्तों आवेदन संपर्क करने के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं, मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे नंबर भी दे दिया गया है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंततः जमा हो गया, तो ऑनलाइन आवेदन अंतिम स्वीकृति शुल्क जमा की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही आपको सफल भुगतान ईमेल और एसएमएस के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी। तो दोस्तों जैसे ही आपका सक्सेसफुल आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में क्या मेरे द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है आवेदन की अस्वीकृति होने पर कोई शुल्क वापस
यहाँ मेंशन किया गया है आवेदन की अस्वीकृति होने पर कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। क्या मैं आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे 61 प्रश्न दिए गए हैं, जो मेन प्रश्न थे आप लोग को बताने की कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यही अपडेट था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।